छुट्टी हो ही रही थी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप इसको ठीक से जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम एप्ट चल रही है, बढ़िया चल रही है, आपको समझ में टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फटाफट से सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। क्या कहता है सवाल, पढ़ लेते हैं पहले। When young गुट्टी was 2 years old, एक छोटी बच्ची है गुट्टी, जब वो 2 साल की थी, she called all flying kites birds, वो सारी फ्लाइंग काइट्स को यानी उड़ने वाली पतंगों को चिड़िया कहती थी कि देखो बर्ड जा रही है, जहां पे भी वो पतंग को उड़ते हुए देखती थी। बिकॉज शी एसोसिएटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स विद हर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, उड़ने वाली चीजों को अपने पुराने अनुभव से, ये जो उड़ने वाली चीजें होती हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स कहलाते हैं, यानी उड़ने वाले एनिमल्स हैं या एव्स हैं जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, आपके बर्ड्स, फ्लाइंग एव्स बोलते हैं उनको। नाउ एट एज 8, यानी अब वो 8 साल की हो चुकी है 2 साल से, गुट्टी हैज मॉडिफाइड हर मेंटल स्कीमा टू अंडरस्टैंड दैट अ काइट इज अ रेगुलर शेप्ड मैन मेड ऑब्जेक्ट कंट्रोल्ड बाय अ स्ट्रिंग कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ बर्ड, कि जो काइट है वो इंसान के द्वारा निर्मित एक ऐसी चीज है जो एक धागे से कंट्रोल होती है, ना कि खुद से उड़ने वाला एक पक्षी है या फ्लाइंग एनिमल है या बर्ड है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड बाय गुट्टी आर, यहां पे कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को दर्शाया गया है ये बच्ची गुट्टी के द्वारा। तो कहां जाएंगे, पहले वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। कि जब वो 2 साल की थी तो उसको लगता था कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग एनिमल्स हैं, यानी उसके दिमाग में फ्लाइंग एनिमल्स का कॉन्सेप्ट था या बर्ड्स का कॉन्सेप्ट था, और उसने जब किसी और बर्ड को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा हाँ ये भी बर्ड है, जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एसिमुलेट किया हुआ है, मैंने एग्जिस्टिंग स्कीमा में है मेरे, यानी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जो जमा जानकारी है दिमाग में, वर्तमान ज्ञान है, उसमें एक ये स्कीमा पहले से एग्जिस्ट करता था, एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था बर्ड्स का, और जब बर्ड को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा बर्ड है, या फ्लाइंग काइट को भी उड़ते हुए देखा तो उसने कहा ये भी बर्ड है, बर्ड के ही स्कीमा में उसने फिट इन कर लिया एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में। ध्यान से समझिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिट इन करने को क्यों कहें जी हम, कि ये एसिमुलेशन है कि एकोमोडेशन है। देखो वो शॉर्टकट होता है कि मॉडिफाई करना हो, फिट इन करना हो, एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करना हो, एडजस्ट करना हो, तब हम एकोमोडेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में, आपको पूरा सेंटेंस भी तो पढ़ना है ना वहां, इसीलिए तो सिर्फ कीवर्ड, अकेले कीवर्ड से काम नहीं चलता। अगर आपने सिर्फ कीवर्ड रट लिए और आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, संदर्भ में पूरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप गलत कर देंगे वहां, क्योंकि सिर्फ आपने एक वर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव सोच लिया है। इसलिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को हल्के में लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपकी वैसे आपने इनफ तैयारी कर ली हो तब आप वो लास्ट में करें, या फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को। एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा किसका था? बर्ड्स का था, यानी वर्तमान जानकारी है जो स्कीमा पहले से एग्जिस्ट करता है वो था बर्ड्स यानी पक्षियों का। बच्ची के दिमाग में, बच्ची कौन है? ये बच्ची है जिसका नाम गुट्टी है, ठीक है। इसके दिमाग में ये स्कीमा था, हमारे सबके दिमाग में स्कीमाज हैं। स्कीमा बोले तो जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपका वर्तमान ज्ञान है उसको स्कीमा कहते हैं। जो भी आपके दिमाग में, आपके माइंड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके दिमाग, आपके फोन में स्टोर्ड होते हैं कॉन्टैक्ट्स, नंबर सेव होते हैं, ऐसे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सेव होती है, उसको स्कीमा कहते हैं। सिंपल बात, ठीक। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो बर्ड्स का है। इसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसने एक और स्कीमा जोड़ लिया जिसको काइट कह रहे हैं, यानी पतंग कह रहे हैं, ठीक है। पतंग को उड़ते हुए देखा और उसने कहा यस, ये जो मेरा एग्जिस्टिंग स्कीमा है इसी में फिट इन कर लिया। ध्यान दीजिएगा, फिट इन किया है, लेकिन न्यू इंफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यू इंफॉर्मेशन है लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमा में। अगर ऑलरेडी बने हुए स्कीमा में फिट इन किया है तो वो एसिमुलेशन कहलाता है, यानी आत्मसात करना, क्योंकि पहले से स्कीमा था उसमें ऐड कर लिया है। लेकिन 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 अगर नया स्कीमा बनाना हो या पुराने को मॉडिफाई करना हो तो आप क्या कहेंगे? एकोमोडेट किया है, समायोजन किया है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अगर बर्ड का स्कीमा नहीं होता, एक अलग ही स्कीमा बन रहा होता, तो वो एकोमोडेशन हो जाता, एकदम नया स्कीमा है। लेकिन जब पुराने स्कीमा में कुछ ऐड किया है तो दिस इज एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण, फिट इन न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, वर्तमान जानकारी में कुछ जोड़ना, नई जानकारी या नया स्कीमा बनाना या पुराने में परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना, एडजस्टमेंट करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब एकोमोडेशन होता है। सिंपल बात, नो बकवास, बात सही है। चलिए आ जाओ, अब समझते हैं कहानी क्या है। तो पहले जो प्रोसेस थी वो थी एसिमुलेशन की, बात तो सही है। देखो ये प्रोसेस कहीं से भी ईगो सेंट्रिज्म की तो नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड होने की या कंजर्वेशन की, तो इसको तो हटा देंगे।
पहले एसिमिलेशन दर्शाया था उसने, क्यों? क्योंकि बर्ड के स्कीमा में काइट को जोड़ लिया था, एसिमिलेशन है। तो यस, पहला पार्ट एसिमिलेशन है। दूसरा पार्ट क्या है? गुट्टी हैज मॉडिफाइड हर मेंटल स्कीमा टू अंडरस्टैंड दैट अ काइट इज रेगुलर शेप्ड। अब उसने मॉडिफाई किया है अपने पुराने स्कीमा को कि भैया ये काइट नहीं है, ये बर्ड है, एक फ्लाइंग एनिमल होता है, मतलब ये मैनमेड कॉन्सेप्ट है, ये काइट नहीं है, ये फ्लाइंग बर्ड नहीं है, ये एक इंसान के द्वारा निर्मित एक ऑब्जेक्ट है। तो उसने अकोमोडेट किया, यानी मॉडिफाई किया। मॉडिफाइंग लिखा है ना, तो नेक्स्ट वाले में जब मॉडिफाइंग लिखा है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको, इसका मतलब एकोमोडेट किया है, तो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। देखते हैं एकोमोडेशन। नहीं, पहले तो उसने एसिमुलेट किया था ना, एकोमोडेट तो तब करती जब वो पहले से या तो नया स्कीमा बना रही होती काइट को देख करके, या फिर पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर रही होती। उसने जस्ट ऐड कर लिया था, तो वो एकोमोडेशन नहीं था, एसिमुलेशन था। जब चेंज किया पुराने स्कीमा को, तो वो एकोमोडेशन कहलाया। तो आत्मसात करने के बाद समायोजन का कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67% लोग। स्कीम ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड बाय एनिमिज्म। देखो, सजीववाद की यहां कोई बात नहीं हुई कि निर्जीव को सजीव समझ लिया, ऐसी कोई बात उसने नहीं की है। और दूसरी बात ये कि स्कीम ऑर्गेनाइजेशन यहां कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया कि अलग अलग, और ऑर्गेनाइजेशन पे जनरली क्वेश्चन आता भी नहीं है, अगर आएगा भी तो इस तरह का नहीं आएगा। वो पूछेगा कि जब आप अपने स्कीमा में स्कीम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अलग अलग फोल्डर में डाल रहे हैं, तब वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन है, और ये दोनों प्रोसेस मिलकर अडेप्टेशन की प्रक्रिया बनाती हैं, यानी किसकी? अनुकूलन की। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि एसिमुलेशन फॉलोड बाय एकोमोडेशन है। कि पहले एसिमुलेट किया था कि लड़की को आसमान में एक पतंग दिखती है, फिर वो कहती है उसके पास पक्षी का स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा कि ये एक पक्षी है, तो उसने ये क्या दिखाया? एसिमुलेशन दर्शाया कि हाँ पक्षी है। पहले से एडिड इंफॉर्मेशन में एक और चीज ऐड कर ली, काइट को देख करके पक्षी कह दिया, बर्ड कह दिया। अब सेकेंड फेज में वो क्या देखती है? ओ, पतंग नहीं, पक्षी है, किसी ने बताया उसको कि बर्ड अलग होता है, उड़ता है, लेकिन वो जीवित होता है, उसके पंख होते हैं, जबकि पतंग जो है ये निर्जीव वस्तु है, कागज की बनी हुई है। जो बर्ड है वो अंडे देगा, पतंग तो ऐसा नहीं करने वाली है ना। तो ये क्या बात हुई? ये एकोमोडेट किया उसने, पुरानी जानकारी को चेंज किया, मॉडिफाई किया, मैनिपुलेट किया, पुराने स्कीमा को एडजस्ट किया नई जानकारी को। तो पहले बार में सिर्फ उसने ऐड किया था, फिट इन किया था नई इंफॉर्मेशन को कि काइट भी बर्ड है पुराने वाली में। यहां पे उसने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, ना कि जस्ट फिट इन कर लिया है न्यू इन्फॉर्मेशन को। इसको ऐसे समझिएगा, बहुत ही अच्छे से ये 4 स्टेप में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन मिलकर के अडेप्टेशन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुकूलन की प्रक्रिया के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। कैसे आप अपने स्कीमा को अपडेट करते हैं? तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। पहला स्टेप है, बच्ची ने एक बर्ड देखी, एक काइट देखी और उसको बर्ड कहा, यानी एसिमुलेशन दर्शाया। एसिमुलेशन, AS लिख दे रही हूं। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? वो फिट इन किया उसने, यानी देख करके जब बर्ड कहा तो एसिमुलेट कर लिया, सिंपल बात। देखा और सेकंड स्टेप में दिमाग में एसिमुलेट कर लिया, क्या है? एसिमुलेशन है। लेकिन थर्ड स्टेप में किसी ने कहा देखो ये अलग होते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, द्वंद्व हुआ होगा दिमाग में। जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में थी बर्ड की और जो बाहर दिखी काइट की, वो मैच नहीं हो रहे हैं। अब किसी ने कहा नहीं बेटा ये दोनों सेम नहीं है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ, असंतुलन की प्रक्रिया कहते हैं इसको पियाजे की थियोरी में। तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ या कंफ्यूजन हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट से फिर आपका स्कीमा ठीक होगा, बाद में अपडेट होगा, आप नई चीज सीखोगे। अगर कंफ्यूजन कभी नहीं होता तो आप कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाते, पुराने में अपडेशन होता ही नहीं। ठीक, फिर फोर्थ स्टेप में आप एकोमोडेट करोगे, एक नया स्कीमा बनाओगे कि भैया ये अलग होती है बर्ड से, ये काइट है, या फिर पुराने में चेंज कर दिया आपने कि ये बर्ड के अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही आप यहां पे देख सकते हो कि टीचर ने जब बताया कि बर्ड एंड काइट आर डिफरेंट गर्ल फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है? गर्ल फॉर्म्स आर न्यू आइडिया। इस बात पे ये 2 अलग सेंटेंस होने चाहिए थे। ठीक है, टीचर ने बताया कि बर्ड और काइट जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो गर्ल ने एक नया आइडिया बनाया, जिस मतलब एकोमोडेट किया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। फिर अगली बार उसने देख लिया कि हाँ भैया ये तो काइट है, बर्ड नहीं है ये। और ये उसके बाद जब वो काइट देखती है, जब काइट का स्कीमा बन गया और अगली बार काइट देखी और उसने कहा काइट है, तो वो एसिमुलेशन दर्शा रही है। जब तक काइट का स्कीमा नहीं था तो वो डिसइक्विलिब्रियम वहां पे क्रिएट होता है, एसिमुलेशन तो दर्शा रही थी, लेकिन चेंज करने के लिए उसको एकोमोडेशन लगता। होपफुली आई एम क्लियर। सिंपल बात है, जो चीज पहले से है और उसी में ऐड करना है कुछ, तो एसिमुलेशन है, चाहे वो गलत ही ऐड किया हो बच्चे ने, लेकिन जब उसको वो करेक्ट किया जाएगा तब वो एकोमोडेट करेगा, तब वो जानकारी में परिवर्तन करेगा या नई जानकारी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जैसे आप में से कई लोगों को लगता होगा, बहुत अच्छा उदाहरण दिमाग में आया अचानक, यहां हरलॉक की किताब रखी हुई है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी है उनको लगेगा, या आगे चल के जो पढ़ने वाले हैं उनको लगेगा कि हरलॉक के कुछ कथन है जो यूपीटेट वगैरह में या सब जगह पूछे जाते हैं, ये हरलॉक की किताब है।
तो हरलॉक कई लोगों को लगते हैं कि ये पुरुष हैं। तो एसिमिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है कि हरलॉक एक राइटर हैं जो कि मेल राइटर है। लेकिन जब कई बार हम डिस्कस करते हैं कि एलिजाबेथ बी हरलॉक नाम है इनका पूरा, तो आप में से कई लोगों का स्कीमा एकोमोडेट करता है, मॉडिफाई करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको तो लगा था कि ये मैन होंगे शायद क्योंकि नाम हरलॉक है, लेकिन ये एलिजाबेथ हरलॉक है यानी फीमेल है, तो आप एकोमोडेट करते हैं। एसिमिलेटेड क्या था कि हरलॉक एक राइटर है और फीमेल है, ये आपका एसिमिलेशन था, लेकिन ये जानकारी करेक्ट नहीं थी, इसको मॉडिफाई किया, एकोमोडेट किया आपने और बताया कि भैया ये फीमेल राइटर हैं। बेसिक सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड, आसान सा सवाल है। वाइगोत्स्की ने क्या प्रतिपादित किया कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। ये वाइगोत्स्की ने कहा ही नहीं, वाइगोत्स्की को पढ़ी ही नहीं है आपके ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कहने की, तो कि वयस्कों की सोच से केवल परिमाणात्मक रूप से भिन्न होती है, नहीं, ना तो ये बात वाइगोत्स्की ने कही ना पियाजे ने कही, क्योंकि पियाजे क्वांटिटेटिवली अलग नहीं कह रहे, वो क्वालिटेटिवली अलग कहते हैं कि गुणात्मक रूप से, अमाउंट में नहीं काइंड में अलग होती है सोच। पियाजे के मुताबिक बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना आप सोचते हैं, बस फर्क इतना है कि आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं और बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है। क्वालिटी का अंतर है, गुणात्मकता का अंतर है, टाइप का अंतर है, ना कि काइंड का अंतर है, अमाउंट का नहीं। सोचता वो भी है, सोचते आप भी हैं, मात्रा का या क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है। तो ये तो पियाजे ने कहा है, हमसे पूछा है वाइगोत्स्की के बारे में, हमसे पूछा है वाइगोत्स्की के बारे में, तो ये तो पियाजे का कथन है, तो ये दोनों हट गए, एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड है सवाल सॉल्व करने का। थर्ड ऑप्शन है, चिल्ड्रन पोजेस कंसीडरेबल डेवलपमेंटल पोटेंशियल विच इज रियलाइज्ड मोर इफेक्टिवली थ्रू एप्रोप्रिएट सोशल सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी बच्चों में पर्याप्त विकासात्मक क्षमता होती है, यानी विकास की क्षमता होती है, जो उचित सामाजिक सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलने पर अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होती है। यानी गाइडेंस अगर मिल जाए, तो आपके अंदर क्षमता तो थी कि आप पेपर क्लियर कर लेंगे, 30 में से 30 ले आएंगे सीडीपी में, बस आपको लेट्स लर्न से गाइडेंस मिल गया या करियर पे आप बैच में हैं तो गाइडेंस मिल गया आपको, तो आपकी वो क्षमता विकसित हो जाएगी। इतनी ही बात है। ये बात जेडपीडी के जैसी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास के क्षेत्र की बात वाइगोत्स्की करते हैं। थर्ड ऑप्शन 82% लोग सही जवाब दे रहे हैं। चिल्ड्रन आर बॉर्न फुल्ली डेवलप्ड एंड सोसाइटी मियरली रिफाइंस देयर एग्जिस्टिंग एबिलिटीज, ऐसी बात नहीं करते वाइगोत्स्की के बच्चे तो जन्म से ही पूर्ण विकसित होते हैं, बस समाज उनमें क्षमताओं को, जो विद्यमान क्षमताएं उनको पुरस्कृत करता है, ये सवाल नहीं करते। वो कहते हैं आपकी एबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और जो मोर नॉलेजेबल अदर है, समाज के साथ इंटरेक्ट करके आप ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से ज्ञान भरा हुआ है आपके अंदर, इनेट नहीं है कि फुल्ली डेवलप्ड पैदा हुए हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है, अंडर द कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल एरर्स एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। एक नंबर का आता ही है ये सवाल हर हालत में, कि रचनावाद यानी जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, के प्रतिमान के तहत बच्चों की एक विचारधारा है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल है साइकोलॉजी का, बच्चों की वैचारिक त्रुटियों और वैकल्पिक अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैकल्पिक अवधारणा मिसकंसेप्शन कह देते हैं इसको, अब आज के समय में मिसकंसेप्शन भी नहीं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या नाइव कॉन्सेप्शन कहते हैं। इनको नेगेटिव नहीं मानना होता। नाइव कॉन्सेप्शन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है ये पूछा है हमसे, यानी बच्चों की गलतियों को कैसे देखना है इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो नॉट मतलब जो नहीं है वो पकड़ना है आपको। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर इलॉजिकल रैंडम आइडियाज दैट मस्ट बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड थ्रू रेपिटेटिव ड्रिल। बच्चों की गलतियों को इलॉजिकल या खराब नहीं मानना होता। गलतियां सीखने की एक विंडो के रूप में काम करती हैं, एक खिड़की के रूप में काम करती हैं, कि बच्चे की सोच में आप झांक पाएंगे उसकी गलतियों के माध्यम से कि वो सोचता कैसे है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको ड्रिल और अभ्यास से हटा दो और ये इलॉजिकल है, अतार्किक है, गलतियां खराब बात है, नहीं। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, एरर्स आर सिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक विंडोज दैट रिवील द एक्टिव कॉग्निटिव पाथवेज एंड मीनिंग मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। ये बात एकदम सही है, गलतियों को पॉजिटिव रूप में देखना है। एरर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। गलतियां जो है, त्रुटियां जो है, वो सीखने का एक हिस्सा है, जिसके थ्रू टीचर देखेगा कि बच्चा सोचता कैसा है, कहां कॉन्सेप्ट में गलती है और उसको ठीक कराएगा। गलती नहीं होगी तो पता ही नहीं लगेगा कभी। बिना गलतियों के कोई दुनिया में सीखा है? नहीं सीखा और नहीं सीख सकता है। कि आप ऐसे महान व्यक्ति हैं कि आपको बिना गलतियों के, तो महात्मा बुद्ध भी बुद्ध नहीं बन पाए थे भाई, पहले ट्राई बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए ना अपनी साधना में 6 साल। एनीवे, तो त्रुटियां महत्वपूर्ण नैदानिक खिड़कियां हैं जो शिक्षार्थी के सक्रिय संज्ञानात्मक मार्गों और अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रकट करती हैं कि बच्चे कैसे मीनिंग मेक करते हैं, अपनी दुनिया की समझ बनाते हैं, उसको दर्शाती हैं गलतियां। बात सही है।
Alternative conceptions represent children's intuitive, naive attempts to make sense of their experiential environment. वैकल्पिक अवधारणाएं अपने अनुभवजन्य वातावरण को समझने के लिए बच्चे के सहज अनुभवहीन प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं. नाइव अटेम्प्ट नहीं कहते, नाइव कॉन्सेप्शन बेशक कह लेते हैं कि वो दुनिया की अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बात ठीक है कुछ कुछ, लेकिन बेहतरीन यही बात है क्योंकि ये प्रॉपर गलतियों को अच्छा मान रही है. ये कह रही है कि सिग्निफिकेंट डायग्नोस्टिक विंडोज, मतलब वो विंडोज जिनके द्वारा निदान संभव है बच्चों की डायग्नोज मतलब कारण का पता लगा पाना कि बच्चा सोचता कैसे है, ये आप पता कर पाएंगे. तो ये ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, पूरी तरह से खराब नहीं है ये थर्ड ऑप्शन. वैकल्पिक अवधारणाएं अपने अनुभवजन्य वातावरण को समझने के लिए बच्चों के सहज अनुभवहीन प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं. ये वर्ड हिंदी में बहुत नेगेटिव है, इंग्लिश में नाइव कॉन्सेप्शन यूज कर लेते हैं, तो इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कहीं बेहतर ऑप्शन हमारे पास है. फोर्थ ऑप्शन है, आर टीचर्स एनालिसिस ऑफ एरर्स कैन गाइड द डिजाइन ऑफ टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल चेंज. यानी टीचर का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है गलतियों का, वो डिजाइन कर सकता है, गाइड कर सकता है टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को कि कहां बच्चे में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. बात तो सही है, कोई गलत बात तो नहीं है. आर टीचर्स एनालिसिस ऑफ, अच्छा इससे बेहतर ऑप्शन तो है भाई ऑफ कोर्स, बट हमें सबसे बेहतर नहीं चाहिए, यहां पे हमें गलत चाहिए. इसीलिए मैं कहूं कि यार ये क्यों ऐसा है कि पूरी तरह से गलत भी नहीं है. देखिए, आर टीचर्स एनालिसिस ऑफ एरर्स कैन गाइड द डिजाइन ऑफ टारगेटेड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, के बच्चे के दिमाग में कहां कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है या डिसइक्विलिब्रियम कहां है, कंफ्यूजन कहां है, जहां उसको कॉन्सेप्ट में चेंज लाने की जरूरत है. जैसे एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन या रॉन्ग कॉन्सेप्शन या मिस कॉन्सेप्शन का या नाइव कॉन्सेप्शन का उदाहरण है कि जब आप बचपन में ट्रेन में जाते थे तो आपको लगता था सारी पेड़ भी चल रहे हैं, सारी दुनिया इस ट्रेन के साथ चल रही है, या बच्चे को रात में वॉक करते हुए लग रहा है कि मून जो है यानी ये चंदा मामा साथ साथ चल रहे हैं मेरे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है. तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है. तो ये तीनों ही बातें सही हैं, ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन ये पहला एकदम गलत है. हमें एकदम गलत ही चाहिए था, एकदम गलत यानी नॉट वाला जो नहीं है सही, बिल्कुल भी सही नहीं है, वो है ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर इलॉजिकल रैंडम आइडियाज दैट मस्ट बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड थ्रू रेपिटेटिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस. यानी ऐसे इलॉजिकल आइडियाज हैं जिनको तुरंत हटा देना चाहिए. नहीं भाई साहब, ड्रिल और प्रैक्टिस के थ्रू नहीं, डिस्कशन के थ्रू ठीक होगा, ये चैलेंज करके. ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा उसको ये कह देना है कि ये अतार्किक है 10 बार सही आंसर लिख लो. वो ड्रिल और प्रैक्टिस पॉजिटिव नहीं मानते, पेडागोजी में नेगेटिव मानते हैं. ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है. अब यहाँ पे अनुभवहीन जो इन्होंने, क्योंकि इसकी हिंदी का ट्रांसलेशन नाइव का अनुभवहीन ही होता है, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था, बट ओवरऑल देखें इसको, इंग्लिश को हम फाइनल मानते हैं ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से तो फिर नाइव कॉन्सेप्शन कहना कोई बुरा नहीं है, जो बात हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे. तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था हमसे. बात सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आज के सवाल अच्छे सवाल हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छे सवाल का मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, पेपर के टाइप के हैं बिल्कुल. Which of the following best describes the role of the teacher in progressive education? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जहां बच्चा सेंटर में है. और क्या सिर्फ टीचर एक्टिव होता है प्रोग्रेसिव क्लास में? नहीं भाई, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं. क्लास किस हिसाब से डिजाइन होती है? बच्चे के हिसाब से. ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेंटर में है तो सारी एक्टिविटीज जो भी डिजाइन होगा वो बच्चे को सेंटर में रख के, उसकी एज, उसके इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके डिजाइन किया जाएगा. चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही होगा कि टीचर का क्या रोल होगा, रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है. पहला ऑप्शन है, द टीचर लीव्स लर्नर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट इंटरवीन इन द लर्निंग प्रोसेस. के टीचर का कोई रोल नहीं है, वो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देता है क्योंकि ये तो चाइल्ड सेंटर्ड है. तो ये बात एकदम बकवास है. ऐसा नहीं कि टीचर एक्टिव नहीं है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं. ठीक है, ये बात हम हमेशा पढ़ते भी हैं बैच में भी, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ, तो ये बात मैं एकदम क्लियर करके चलती हूँ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है बच्चा सेंटर में तो टीचर का कोई जरूरत ही नहीं है, बच्चे कुछ भी करेंगे. टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, जहां जरूरत पड़ेगी बच्चा भी एक्टिव मिलेगा आपको और टीचर भी एक्टिव मिलेगा आपको. मतलब बच्चा तो है ही, टीचर भी हेल्प करेगा जहां बच्चा अटकेगा या फैसिलिटेट करेगा वो माहौल को, सुविधादाता का काम करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा. सेकेंड ऑप्शन है, द टीचर प्रीमैरिली सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस. देखो टीचर का रोल ये नहीं होता क्लास शांत रहे, डिसिप्लिन बना रहे, सब चुप बैठे रहे, है ना, वो एक्टिव रखना है. अगर बच्चा एक्टिव नहीं दिख रहा टीचर के साथ साथ तो वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है. शिक्षक का मुख्य कार्य यदि विद्यार्थियों की निगरानी करना है या सिर्फ अनुशासन बना रहे, नियमों का पालन हो, नहीं भाई, बच्चे एक्टिव होंगे, थोड़ा बहुत शोर शराबा भी हो सकता है, रचनावादी क्लासरूम है. ठीक, तो सेकंड ऑप्शन हट गया. द टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स
टू एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर कॉन्सेप्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये बात सही है कि शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करने यानी एक्सपेरिमेंट करने, खोज करने यानी डिस्कवरी के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए तथा स्वयं सीखने के लिए अवसर, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। टीचर स्टेज सेटर है, एक माली के जैसा काम करता है यानी एक गार्डनर के जैसा काम करता है कि जैसे आप एक पौधे को सींचते हैं, उसको सही हवा, पानी, धूप, मिट्टी, मृदा सब देते हैं जरूरत पड़ने पर। ऐसा नहीं कि रात और दिन पानी दे रहे हैं पौधे में तो पानी दिए जा रहे हैं, मर जाएगा वो बेचारा, है ना। तो बच्चे का भी ऐसा ही है, उसको आप एक पौधे की तरह सींचते हैं, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी, अवसर सब कुछ प्रदान करते हैं। द टीचर इज, बट उसके सर पे नहीं बैठे रहते हैं, है ना, कि उसके दिमाग में भर नहीं देंगे, वो ज्ञान का सृजन करेगा, ज्ञान की रचना करेगा। द टीचर इज प्रीमैरिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम। सिर्फ करिकुलम फॉलो कराना कोई यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लास का उद्देश्य नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है कि मैंने 2 बार पढ़ लिया इतनी देर में ये सवाल। बात तो सही है, आप गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, बट फिर मेरे सवाल कराने का मतलब क्या रह जाएगा यदि मैं सिर्फ आपको आंसर बता के निकल जाऊं तो। आंसर तक पहुंचना, चर्चा करना और 4 सवाल एक सवाल के करने से आपके क्लियर हो, वो उद्देश्य है मेरा, समझ रहे हो। सिर्फ आंसर बता दूंगी तो फिर तो ये तो आप खुद भी कर लेते, इतनी किताबें हैं जिनमें क्वेश्चंस हैं ही, है ना। नए सवाल हैं लेकिन इनको भी डिस्कस करना है ना, तभी तो आप ये सेशन देख रहे हैं। नहीं तो ये मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएंगे ये 30 सवाल, अगर सिर्फ आंसर मार्क करना हो तो। जब मैं पेपर देती थी आज से कितना 26 चल रहा है ना, 15 में दिया होगा पहली बार या 14 में, फर्स्ट ईयर में दे दिया था। हाँ तो तब हो जाते थे उतनी देर में। सीडीपी वाला सेक्शन तो एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स भी 15 मिनट लगते थे, क्योंकि पढ़ने की स्पीड अगर आपकी ठीक बन जाए तो हो जाते हैं जल्दी सॉल्व। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अ टीचर नोटिसेस दैट अ 5-year-old चाइल्ड डिस्पाइट नेवर बीइंग एक्सप्लिसिटली टॉट ग्रामर रूल्स begins producing grammatically correct sentences and even applies language rules to unfamiliar words. This phenomenon is best explained by the child's innate dash. बताइए, एक शिक्षक यह देखता है कि 5 वर्ष का एक बच्चा जिसे कभी व्याकरण के नियम औपचारिक रूप से किताब या रूल के माध्यम से नहीं पढ़ाया गया व्याकरण, फिर भी वह स्वयं व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलने लगता है तथा अपरिचित शब्दों पर भी भाषा के नियम लागू कर देता है। इस घटना की सर्वोत्तम व्याख्या बच्चे की जन्मजात डैश के द्वारा की जाती है। बताइए क्या है जन्मजात? बिल्कुल सही जवाब 63% लोग, 65% लोग कह रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन देखना कितने लोग कह रहे हैं? 10% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप सही समझ गए हैं। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD नहीं होगा क्योंकि वो वाइगॉत्स्की करते हैं उसकी बात, और यहां बात हो रही है कि बच्चे में आंतरिक क्षमता है भाषा के नियम सीख लेने की, यानी वो नेचुरली एनवायरमेंट से भाषा बोलना सीख लेता है। जैसे आपने अपनी मदर टंग, मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है या आपकी मदर टंग हो सकता है किसी की भोजपुरी हो, किसी की इंग्लिश हो, किसी की संस्कृत हो, वॉट हरियाणवी हो, पंजाबी हो, तो जिसकी भी मदर टंग मातृभाषा यानी जो उसके आसपास बोली जा रही थी, उसके घर में जो बोली जाने वाली भाषा है, तो वो भाषा आप कैसे सीखते हो? किताबों से। आपको किसी ने किताब दी तब आपने बोलना सीखा? नहीं, एनवायरमेंट से सीख लिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आंतरिक क्षमता थी जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। एक डिवाइस है आपके अंदर, इनेट एबिलिटी है भाषा को सीखने की। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किस लिए हुआ होगा? क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर की बात हुई है। ये बात यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, एकदम गलत नहीं है, बट इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस लगा दिया, तो सिलेबस कोई टर्म नहीं होता, नहीं तो ये भी जवाब आपको फंसा सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी की बात अगर हुई, ये तो फिनोमिनन है, ये यूनिवर्सल ग्रामर भी हो सकता था। अगर एबिलिटी लिखा होता तो हम कहते लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अगर फिनोमिनन लिखा था तो फिर हम यूनिवर्सल ग्रामर की तरफ भी जा सकते थे, ठीक है ना। तो सिलेबस यानी सार्वभौमिक व्याकरण का कोई पाठ्यक्रम जैसा कुछ नहीं है, वो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक व्याकरण जो नॉम चॉम्स्की ने दिया है, जिन्होंने ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD की भी बात की है। ये सवाल CDP में भी आता है, ये सवाल हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में भी आता है, या किसी भी भाषा की पेडागोजी में, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है, लेकिन क्यों सही है उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट स्कीमा ये है नहीं, क्योंकि बिहेवियरिस्ट ये नहीं कह रहे कि आंतरिक रूप से सीख लिया, वो तो कहेंगे दंड पुरस्कार इमिटेट करके सीखते हैं भाषा, जैसा कि स्किनर के कॉन्टेक्स्ट में आता है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, कि वो कहते हैं रीइंफोर्समेंट के बच्चे ने तुतला के बोला, फिर आपने कहा वेरी गुड, कितना अच्छा बोला मेरे बच्चे ने, फिर से बोलो, तो वो फिर से बोलेगा, तो ऐसे इमिटेट कर करके वो भाषा रीइंफोर्समेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश सुन करके सीख जाता है। ये बात व्यवहारवादी कहते हैं और स्किनर कहते हैं। इनके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस इतना ही जानना था जितना मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर में आएगा लैंग्वेज वाले सेक्शन में, CDP में नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेज की भी डिस्कशन जो है करेंगे जल्दी, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस जो है ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यूनिवर्सल ग्रामर है जो कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक व्याकरण। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन सही है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। क्यों?
क्योंकि इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से आप लैंग्वेज के रूल्स अपने आप सीख जा रहे हो बिना आपको पढ़ाए। क्योंकि ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है कहीं पे, हाइपोथेटिकली, इमेजिनरी है, मिलेगा नहीं, कहीं ऑपरेशन कराने चले जाओ कि निकलवा लेता हूं, किसी और के लगा दूंगा, है ना, कि आप बच्चा जो है सही व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना सीख जाता है। आप ये नहीं कहते जा रहा हूं घर, जनरली बच्चे को पता होता है कि मैं घर जा रहा हूं, वो ऐसे बोलेगा, तो वो अपने आप उसने ग्रामेटिकली सही बोलना सीखा है। वो कुछ भी कहीं भी वर्ब, कहीं सब्जेक्ट, कहीं ऑब्जेक्ट, कहीं नहीं लगा देता। जो अगर उसके घर में ऐसा बोला जा रहा था तो वो बोल लेगा ऑफकोर्स, फिर वो वैसा ही सीख जाएगा। लेकिन ऐसे कई सारे नियम हैं भाषा के जो आप नेचुरली ठीक बोलने लगते हो, ठीक प्रयोग करने लगते हो बिना ग्रामर पढ़े। वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से कि हमारे अंदर एक भाषा को अर्जित करने का यंत्र है, इसलिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं इसको। सार्वभौमिक व्याकरण हमारे अंदर होती है, जनरेटिव ग्रामर कहते हैं इसको, वो भी एक रीजन है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर सिर्फ ग्रामर के बारे में पूछा होता, अगर क्वेश्चन कुछ और पूछा होता तो आंसर बदल जाता। यहां पे जो पूछा है उसके हिसाब से सिर्फ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है और दूसरा सिलेबस लिखा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन बची ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर सिलेबस जैसा कुछ नहीं है कि ग्रामर का कोई सिलेबस होता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। चाइल्डहुड का पीरियड बताओ। देखो चाइल्डहुड लिखा है तो आप मान सकते हो 2 से 12 वर्ष के बच्चे की बात हो रही होगी, क्योंकि इसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड बोले तो 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था बोले तो 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों शामिल हैं, 2 से लेकर के 12 वर्ष तक की स्टेजेस। टोटल 4 स्टेजेस आपके काम की हैं। आपकी जो है इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड जिसको आप कहते हैं 2 से 6 वर्ष, और जिसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे, और एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। ये 4 काम की है, इसके अलावा आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, ना तो जन्म से पहले की पूछता है, ऐसे कुछ सीटेट में नहीं पूछता। पढ़ने को आप पढ़ लें, ठीक है। जल्दी से बताओ, बहुत तेजी से, गुड बॉय गुड गर्ल्स की तरह कोहलबर्ग का सिद्धांत हम लागू कर देते हैं यहाँ पर। फटाफट बताओ, फर्स्ट ऑप्शन क्या पोल लेट दिया है? पोल काम नहीं कर रहा है, लटक जाओ इस पे। कितना गंदा जोक था, अच्छी। कई बार तो मैं खुद को एम्बेरस कर देती हूँ ऐसे पुअर जोक्स मार के, बट आप लोग ऐसे ही जोक्स पे ज्यादा हंसते हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पोल जब पहुंचेगा पहुंचता रहेगा। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? धीमे होता है एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। भाई कुछ पहलू तो मेजर किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं। कुछ पहलू तो, हाइट तो जैसे माप सकते हो, बेशक सारे पहलू ना माप पाओ कि समझ कितनी विकसित हुई, इमोशनली कितना डेवलप हुआ, बट कुछ पहलू तो माप सकते हो, है ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि स्लो, अर्ली चाइल्डहुड में तो बहुत तेज होता है और ग्रोथ तेजी से होती है, बल्कि हाइट वाइट और सभी तरह के विकास तेजी से होते हैं। ये लेटर में भी मोटर डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा होता है, बेशक फिजिकल नहीं हो रहा होता बहुत तेजी से, समझ रहे हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, ये बात हमें अच्छी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है, समझते हैं। बहुस्तरीय और जटिल होता है। कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन है। क्यों भाई, क्वालिटेटिव, गुणात्मक क्यों नहीं है? समझ भी तो विकसित हो रही है, सिर्फ हाइट थोड़ी बढ़ रही है कि परिमाणात्मक है, ग्रोथ थोड़ी है, डेवलपमेंट भी है, फिजिकली थोड़ी है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल भी तो है, ठीक। फिर आता है फोर्थ, इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड। हमने पहले पढ़ा है, पहली ही क्लास में, इवन यूट्यूब पे भी जो फ्री क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि विकास ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रम से होता है, अचानक से नहीं होता। रात को सोए, सुबह 6 फीट के हो गए, कल सोए थे तो 4 फीट के थे, ऐसे नहीं होता कि कुछ भी रैंडमली चले जा रहा है। ऑर्डर में, सीक्वेंस में होगा। आपको पता है पहले दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, है ना। पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा बच्चा। ऐसा थोड़ी अचानक से दौड़ना सीख गया, एक दिन उठा और दौड़ने लग गया। तो ऑर्डर है, क्रम है, और डिसजॉइंटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड है, संबंधित होती है विकास की प्रक्रिया। तो एक ही ऑप्शन यहां सही बचता है। देखो स्लो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड में दोनों चीजें आ गई ना, अर्ली और लेटर। स्लो ग्रोथ वाला पार्ट, हाइट वाला पार्ट हो सकता था 6 से 12 वर्ष के लिए, वो थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि 6 से 12 में, लेटर चाइल्डहुड में हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है, लेकिन जो गतिक क्षमताएं हैं, यानी मोटर स्किल्स हैं, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, ये सब आ जाती हैं 6 से 12 में। तो चाइल्डहुड पूरा है इसमें। अर्ली चाइल्डहुड होता या सिर्फ लेटर चाइल्डहुड होता तो हम उस तरफ जा सकते थे। अर्ली में तो खैर स्लो कुछ भी नहीं होता, 2 से 6 वर्ष में तो सब तेज है, चाहे शरीर का विकास हो, दिमाग का विकास हो, सामाजिक विकास हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, एवरीथिंग इज तेज, आई मीन फास्ट। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं, और कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। कोई भी प्रक्रिया दुनिया में सरल नहीं होती। जो भी प्रोसेस है, जैसे विकास क्या है, एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, लव इज अ प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस। जो भी प्रोसेस है वो स्लो या सिंपल नहीं हो सकती,
वो कॉम्प्लेक्स होगी, कभी स्लो कभी तेज होगी, और सरल नहीं होगी, 2 + 2 4 नहीं होगा, जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। तो सारी प्रक्रियाएं दुनिया में कॉम्प्लेक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ भी, लर्निंग, आपका डेवलपमेंट, चाहे वो आपका सोशलाइजेशन हो, प्रेम हो, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं हैं, सरल कुछ नहीं है, ठीक है। तो जहां भी सिंपल लिखा हो समझ जाना, ये आपको भटकाने के लिए है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। भाई बहुत आपने नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए, ये भी तो आते हैं 4 क्वेश्चन कम से कम। ये हम अलग से भी करेंगे कल रात को 9:15, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस एक ऐसी ट्रिक के साथ करेंगे जो दुनिया में कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो, जानी ना हो, जो हम ही ने बनाई हो। कल बात करेंगे उस पर। ऐसे ही तो कहता है हर टीचर, हमने तो इतनी चीजें नहीं बनाई, कभी नहीं कहा। देखो एक बार, चलिए समझते हैं, देखिएगा। लाइव क्लासेस आर नॉट बीइंग हेल्ड। यार मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे माइग्रेन की समस्या चल रही है पिछले दिसंबर से, ऑफलाइन क्लासेस से शुरू हुई थी और अभी तक जो है समस्या बनी हुई है। तो मैं इवन ये क्लास भी मैं टैबलेट लेकर के ले रही हूँ, क्योंकि इससे पहले क्लास थी, उससे पहले तैयारी होती है कि आप लैपटॉप में स्क्रीन में देख रहे हो, फिर ये क्लास है तो देखना भी होता है स्क्रीन में, लेसन प्लानिंग भी स्क्रीन में ही होती है, क्लास लो बोलो, लाइट्स इतनी सारी हैं, ये सब इम्पैक्ट करती हैं। तो उसके चलते कई बार क्या, बहुत ज़्यादातर यूट्यूब की क्लास ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बैचेस तो फिर भी हो जाते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी है, या मैं लिमिटेड ही लेती हूँ क्लासेस, एक क्लास ले रही हूँ मान लो, तो वो हो जाएगा, 2 क्लास ले रही हूँ वो हो जाएगा, तीसरी क्लास तक आते आते बैंड बज जाती है। देखो एक बार, फोर्थ ऑप्शन 64% लोग। चलिए समझते हैं। अभिकथन क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसमें 3 ही स्टेप होते हैं, जमानों से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 स्टेप के ही होते हैं। ए आर, अगर ए और आर सही हो तब आप तीसरे स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बिकॉज का इस्तेमाल करना, या फिर, और ये मैंने नहीं बनाया है, ये जमानों से चलता आ रहा है, ये सीटेट में तो अब आने लगे हैं ये सवाल नीट में, सीबीएसई में, यूपीएससी में जमानों से आ रहे थे, है ना। तो ये वहां भी चलता है ये मेथड, कोई इसमें नया मेथड नहीं है, बीच में क्योंकि लगा के देख लो, सिंपल। ये हम लास्ट ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं, हो सकता है उससे पिछले साल भी डिस्कस कर लिया हो, वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो यहां पे सिंपल है कि बिकॉज आपको तभी चेक करना है, या ये आर जो है ए के लिए, राहुल अंजलि के लिए सही है कि नहीं, ये तभी चेक करना है जब अंजलि और राहुल अपने आप में सही हो, अदरवाइज तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है। और ज्यादातर सवाल इसमें ए एन आर बोथ वाला सही होता है, अगर दोनों सही मिल जाए तो फिर चांसेस है कि ए एन आर बोथ आर राइट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 90% तक चांसेस है कि फिर वही ए एन आर बोथ राइट हो जाए, और उस पर खैर हम कल चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में। तो बताओ फटाफट से। आई वुड लाइक टू मीट यू आफ्टर क्लियरिंग सीटेट। क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, वैसे रैंडमली तो हम कभी भी मिल सकते हैं, कहीं मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज इंटरव्यू के लिए अगर आप आ रहे हैं तो 135 प्लस कम से कम नंबर लेकर के आइएगा। 143 वाले भी लर्नर्स हैं, 141 वाले भी लर्नर्स हैं। तो अब मैं वैसे भी इंटरव्यू पहले से कम लेती हूँ, बहुत इंटरव्यूज पड़े हुए हैं चैनल पे, रैंक 1 ये वो, 143 140, तो ऐसी सी बात है, ठीक है। कोई कह रहा है टीटीआर, टीटीआर क्या होता है, अगर मान लो ये सही ना हो आर, फिर कहां से ट्रू, बताओ एक बार। देखो एक बार, खैर इनफ प्रोग्रेस, कुछ लोग भोले भाले हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के लर्नर्स थोड़े कई बार भोले भाले होते हैं, तो उनको बनाया जा सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ हम ये सब नहीं करते हैं, यहाँ बाइलिंगुअल पढ़ते हैं सब, और सभी समझदार लोग हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ बना दिया जो नहीं बनाया है। इनफ प्रोग्रेसिव, या फिर हमने दुनिया नहीं देखी। इनफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, खैर छोड़ो ये सब चलता रहेगा। इनफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम मॉडल्ड आफ्टर जॉन डुईज एजुकेशनल फिलॉसफी, the curriculum is not fixed beforehand but is fluidly co-created based on the emerging queries and interests of the learners। यानी एक जॉन डीवी की क्लास है जिसको हम प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से वहां पे सिखाया जा रहा है। जो करिकुलम है यानी पाठ्यचर्या, हिंदी में इसको पाठ्यक्रम, हिंदी में कई बार पेपर में भी दे देता है, बट ये पाठ्यचर्या है। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, एक सेकंड लेंगे और ये भी डिस्कस कर ही लेंगे लगे हाथ, जब इतनी चीजों का पर्दाफाश फाश कर ही रहे हैं। फास्ट होता है कि फास्ट होता है, चेक कर लेंगे भैया, शौ और सौ में गड़बड़ हो गई। एनीवे, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस और करिकुलम में यही डिफरेंस है। सिलेबस का और करिकुलम का जो मुख्य डिफरेंस है, करिकुलम, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आगे जाके धीरे धीरे जो जो समझाते हुए जाऊंगी वो अगली क्लास में अवॉइड करूंगी कि ये बताऊं फिर से। पाठ्यचर्या, वाह जी वाह, पाठ्यचर्या, और करिकुलम क्या है, उल्टा लिख दिया मैंने भी, सिलेबस लिखा है तो पाठ्यक्रम होगा, क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा।
ये हमारी टीम ही है जो पीछे पड़ी रहती है कि नए नए मेथड बता दो, नहीं तो मैं तो अवॉइड ही करती हूँ यार, कोई कुछ भी पढ़ाए मुझे क्या। देखो एक बार, पाठ्यचर्या, ठीक, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो ये पाठ्यक्रम है, नैरो अप्रोच है, यानी थोड़ा छोटा माना जाएगा, संकुचित है अगर हम करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में बात करते हैं तो। बात सही है। करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्रॉड या ब्रॉडर डोमेन, ब्रॉड डोमेन यानी विस्तृत है, ये बड़ी प्रक्रिया है, विस्तृत है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक जो प्रक्रिया फॉलो होती है वो करिकुलम है, जिसके अंदर सिलेबस भी शामिल है। सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट है। सिलेबस जस्ट आपका जो रिटर्न है, जिसमें बेसिक चैप्टर्स जो आपको कराने हैं, वो जस्ट एक पार्ट है किसका, करिकुलम का। बात सही है, क्लियर है जी। ऋतु गुप्ता कह रही है बहुत दिन बाद आपको देखा है जी, थैंक यू सो मच, मैंने भी आपको बहुत दिन बाद देखा है, आंसू आ गए मेरे आपको देख करके, मजाक कर रही हूँ बट अच्छा लगता है यार आप लोगों से यूट्यूब पे मिलके, इसीलिए मिलते हैं हम लोग, जब मौका मिल पाए तब मिल लेते हैं। देखो, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये इसमें जो टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हैं चैप्टर्स वो आ जाएंगे, लेकिन करिकुलम में सारी एक्टिविटीज हैं। स्कूल में फेट है, असेंबली है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई साइंस एग्जीबिशन है, प्रेयर हो रही है, राष्ट्रगान हो रहा है, वॉट कुछ भी, कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सिलेबस भी इसी का हिस्सा है। तो करिकुलम एक बड़ी प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कवि के द्वारा, जॉन डीवी के शैक्षिक दर्शन पर आधारित एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या पहले से तय नहीं होती है, बल्कि शिक्षार्थियों के उभरते प्रश्नों और रुचियों के आधार पर लचीले ढंग से सह निर्मित किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि एक एक चीज, करिकुलम का मतलब है पढ़ाने का तरीका क्या होगा क्लास में, सारी एक्टिविटीज पहले से डिसाइडेड नहीं है, प्लान्ड है, लेसन प्लानिंग हुई है, लेकिन एक एक एक्टिविटी आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कौन से बच्चे को कहां तकलीफ है, कैसे समझाना है, वो चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। बात सही है। रीजन क्या है, यानी अंजलि तो सही कह रही है, सही बात है। राहुल क्या कह रहा है देख लेते हैं। आर फॉर रीजन है वैसे तो, बट मैं आपको याद रहे इसलिए राहुल कह रही हूं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ नॉलेज एज स्टैटिक, कि जो रचनावादी कह लीजिए आप इसको, नहीं तो प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कक्षा कहेंगे, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होगी। जॉन डुई इसकी बात करते हैं। ट्राइपोलर एजुकेशन भी दिया है इन्होंने, है ना, साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं साथ में बता के चलती हूँ, इसलिए टाइम लगता है हमारे सेशन में। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये ट्राइपोलर शिक्षा है, त्रिध्रुवीय शिक्षा। सीटेट में पूछा जा चुका है प्रीवियसली, तो पढ़ लीजिएगा। बहुत सालों से नहीं पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पूछा जा सकता। त्रिध्रुवीय शिक्षा, त्रिध्रुवीय शिक्षा, और ये जॉन डुई के द्वारा दी हुई है। जॉन डीवी भी कह देते हैं इनको। प्रोग्रेसिव या लैब स्कूल्स इन्होंने शुरू किए थे शिकागो में, अमेरिका में, है ना। जॉन डीवी हिंदी में कह देते हैं, ठीक है। 1920s के अराउंड, यानी 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो एक तरफ टीचर है, शिक्षक है एक ध्रुव पे या एक पोल पर, दूसरी तरफ स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, और तीसरी तरफ करिकुलम या फिर एनवायरमेंट है। करिकुलम या फिर एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब भी आ जाएंगी। इससे पहले एक बायपोलर एजुकेशन का वो चलता था, जिसमें एक तरफ टीचर होता था और एक तरफ स्टूडेंट होता था। बायपोलर एजुकेशन बोलते थे इसको, या बायपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो ये द्विध्रुवीय है, एडम्स ने इसको दिया था कि एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, ठीक। बेसिक सी बात है, 1 मिनट में रख लोगे, बात खत्म। कहां रख लोगे, दिमाग में। देखो, तो अंजलि तो सही कह रही थी। रीजन क्या है इसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन rejects the traditional notion of knowledge as static, pre-packaged information to be memorized, viewing it instead as a dynamic product of active inquiry and social transaction। यानी प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान को स्थिर, रटने योग्य, पूर्व निर्धारित जानकारी के रूप में खारिज करती है, इसके बजाय इस सक्रिय अन्वेषण और सामाजिक आदान प्रदान के गतिशील उत्पाद के रूप में देखती है। यानी ये स्टैटिक या एक फिक्स मानने के बजाय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डायनेमिक मानते हैं, फ्लेक्सिबल मानते हैं। फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छी बात है ना, विचारों में भी, पढ़ाने में भी, ये एकदम सही बात है। इसीलिए यहाँ पे पहले से निर्धारित नहीं है, चेंज होता रहता है। तो राहुल भी सही कह रहा है, अंजलि भी सही कह रही है। तीसरे स्टेप पे आ जाओ भाई, राहुल अंजलि के लिए सही है या नहीं है, बिल्कुल इन्हीं के बारे में बात हो रही है। रीजन इसी के बारे में है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी तीसरी बात के बारे में बात कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। तो इसके बीच में चाहे आप बिकॉज लगा लो, तो बोथ सही है। और जब बोथ सही होते हैं तो 90% चांस होते हैं कि
आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, बहुत कम परसेंट, 10% से भी कम क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि दोनों सही है और ये व्याख्या नहीं कर रहा, लेस देन 10% क्वेश्चंस में होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता कि ए ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए खैर, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा क्या कहते हैं। हम कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, है ना। देखिए फटाफट से। हेलो हेलो मुनव्वी, मानवी, एक तो इतने खतरनाक आप लोग वो रखते हो यूजर नेम्स। फटाफट से बताओ, अब स्पीड पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, असर्शन रीजन अगेन। क्या है असर्शन रीजन? कमिंग ऑफ एज और मिनार्क इज सेलिब्रेटेड इन सर्टेन कल्चर्स व्हाइल इट इज केप्ट अ सीक्रेट इन अदर कल्चर्स। यानी कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के रूप में मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है, यानी सीक्रेट रखा जाता है। यानी लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना या लड़कों में प्यूबर्टी का शुरू होना कुछ कल्चर्स में क्या है, सेलिब्रेशन के रूप में, कुछ कल्चर्स में एकदम छिपा करके रखा जाता है कि किसी को पता ना लग जाए, है ना। पीरियड का है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना। ये बात सही है, हाँ सही है। कल्चर के हिसाब से चीजें, कल्चर जो है इंपैक्ट करता है डेवलपमेंट को। रीजन क्या है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनफोल्ड डिफरेंटली फॉर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यानी जो बच्चों के बचपन के अनुभव हैं, या चाइल्डहुड बोल लीजिए इसको, या आप कह लीजिए डेवलपमेंटल स्टेजेस के जो अनुभव हैं, वो अनफोल्ड होते हैं डिफरेंटली, हर बच्चे के लिए अलग तरीके से। फॉर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से बच्चा आ रहा होता है, उसके आधार पे बचपन का अनुभव अलग अलग होता है, अलग अलग बच्चों के लिए। इसीलिए डेवलपमेंट की एक स्टेज, इसको चाइल्डहुड लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना सिर्फ चाइल्डहुड तक की बात हो रही है, फिर आप कहेंगे ये तो टीनेज में होता है। कुछ केसेस में 12 साल की उम्र में भी हो सकता है, तो 12 साल तक भी चाइल्डहुड ही रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया क्योंकि बचपन लिख दिया है। तो बचपन की जो अवधारणा है वो सार्वभौमिक ना होकर के सामाजिक सांस्कृतिक है। स्टेज बेशक हमने बना दी है कि भाई 6 से 12 ये है, 12 से 18 ये है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है बचपन का वो सोशियो कल्चरली, या कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग, रचनावादी लोग कहते हैं कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हर बच्चे का बचपन का अनुभव सेम नहीं है। एक 6 साल का बच्चा जो गुब्बारे बेच रहा है सड़क पे और आपके घर का 6 साल का बच्चा, दोनों का बचपन सेम नहीं है। तो ये सोशियो कल्चरली निर्मित है जो कॉन्टेक्स्ट है बचपन का। तो कहीं पे तो वो सेलिब्रेशन है, कहीं पे छिपाया जा रहा है। तो ये इसके बारे में ए भी सही है, आर भी सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है ए की, जो कि अभी हमने आपसे बात भी की कि 90% चांस है कि अगर दोनों सही निकल जाएं कि इसी के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ 10% क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये सही नहीं होता, आर जो है नॉट करेक्ट होता है, अगर दोनों करेक्ट हो तो। खैर इस पे अलग से चर्चा कल भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक changes must a school implement to accommodate a child with locomotor and visual impairment। यानी समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो एक बच्चा लोकोमोटर इंपेयरमेंट क्या होता है, चलने फिरने में, लिम्स में दिक्कत है, हाथ पैरों में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दृष्टिबाधित बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, उनको समायोजित करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करेंगे। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप क्या करते हैं, बच्चे में चेंज नहीं करते, सिस्टम में चेंज करते हैं। पढ़ लिया ये? चलो पढ़ लिया तो बताओ, नहीं तो मैं थोड़ी सी ज्ञान गंगा आपको आपकी तरफ भेज देती हूँ कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सबको, हर बच्चे को, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, हर तरह का बच्चा सीख सकता है, इसमें आप सिस्टम में चेंज करते हो, ना कि बच्चे में। किसमें चेंज करते हो? सिस्टम में चेंज करते हो, ना कि बच्चे में। चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। व्यवस्था में परिवर्तन करते हो, बच्चे में नहीं। बच्चे के लिए सिस्टम है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं पैदा किया माँ बाप ने। हालांकि आजकल ऐसा ही होता है, करते हैं लोग, बट दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। पेडागोजी क्या कहती है कि सिस्टम को परिवर्तित करो। बच्चे को अगर देखने में दिक्कत है तो ऐसा थोड़ी उसकी आंखें लगा दोगे आप अपनी तरफ से, या फिर उसको चलने में दिक्कत है तो ऐसा थोड़ी कि आप कहोगे नहीं नहीं हम तो क्लास 3rd फ्लोर पे लगाएंगे और सीढ़ियों से लगाएंगे, ना तो रैंप बनाएंगे ना लिफ्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब सिस्टम में चेंज नहीं करना चाह रहे, बच्चे में चेंज करना चाह रहे हो, जो कि गलत है। तो सिस्टम में चेंज करना है, इंस्टीट्यूशन में चेंज करना है। पूछा है जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, देखने में दिक्कत है, और जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, उसके लिए क्या चेंज होंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग फिजिकल बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रैंप्स विद हैंड रेल्स एंड टेक्सचर्ड टेक्सटाइल पाथवेज। यानी कि आप बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा बनाएंगे, बैरियर फ्री, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैरियर फ्री रहे, बैरियर ना बने इंफ्रास्ट्रक्चर के। एक बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत है तो उसका क्लासरूम 4th फ्लोर पे
वो बैसाखी से आता है या व्हील चेयर से आता है, और स्कूल में सीढ़ियां हैं, ना तो रैंप बना हुआ है और ना लिफ्ट है। तो रैंप बनाएंगे ताकि बाधा मुक्त हो सके वो जो लोकोमोटर एबिलिटी वाला बच्चा और जिसको देखने में दिक्कत है उसके लिए टेक्सचर टैक्टाइल पाथवेज, यानी ऐसी बनावट वाले जो स्पर्शनीय मार्ग जिनको स्पर्श करके टच और फील करके वो चढ़ पाए, बच्चा वहां तक पहुंच पाए। तो बात सही है, दोनों की जो जरूरतें हैं पूरी हो गई, राइट है ये, तो यही करेंगे। फिर है बी ऑप्शन, एडवाइजिंग द पेरेंट्स टू ट्रांजिशन द चाइल्ड इनटू अ स्पेशलाइज्ड स्कूल। एकदम बकवास बात है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि इस बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेज दो, जहां ब्लाइंड स्कूल में भेज दो अगर देख नहीं पाता, नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये हर बच्चे को एक क्लास में सिखा पाएंगे आप। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, मॉडिफाइंग द एग्जामिनेशन फॉर्मेट बाय ऑफरिंग ऑडिटरी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा रिस्पांस टाइम एंड द सपोर्ट ऑफ अ स्क्राइब। यानी एग्जामिनेशन सिस्टम में फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा रिस्पांस टाइम देंगे, बच्चे को ज्यादा सुनने वाले यंत्रों पे फोकस करेंगे ताकि सुन भी पाए, और एक स्क्राइब की सपोर्ट भी देंगे जरूरत पड़ने पे। बात तो सही है। फिर देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड टू अंडरगो स्पेशलाइज्ड अडेप्टिव ट्रेनिंग इंडिपेंडेंटली बिफोर जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। क्या आप उसको मेन स्ट्रीम क्लासरूम मतलब नॉर्मल क्लासरूम, रेगुलर क्लासरूम में ला रहे हो तो बच्चे में चेंज करके लाओ, गलत है। फर्स्ट और थर्ड ही यहां सही लग रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सेकेंड ऑप्शन में सही है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 39% लोग। मतलब इसमें गलत कैसे कर पा रहे हो आप लोग? वो कैसे पा रहा है गलत आपसे, मुझे ये जानना है बस। केवल अच्छा ये ऑप्शन इधर पहुंच गया ना, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आना चाहिए, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, हाँ फोर ये इसका है, देखो जो भी फोर्थ जवाब दे रहा है ना, तो ये फोर्थ, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, वो फोर्थ से इधर चला गया है, ये आपको पूरा शायद दिख भी नहीं पा रहा है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन ही होगा। इंग्लिश की तरफ देख लिया करो, ये पेपर में भी लिखा होता है कि अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा, ट्रांसलेशन में भी इवन कोई गड़बड़ है तो हर एग्जाम में ये लागू होती है बात। 9th का सेकंड ऑप्शन हो गया। मैं भी देखो इतना कम कैसे जवाब दे पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स with rules, develop their athletic abilities and logical thought process also increases their logical thought process also increases though it is restricted to concrete experiences। मतलब क्या है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। यानी लॉजिकल एबिलिटी, किस चीजों के बारे में, ठोस अनुभवों के या मूर्त अनुभवों के बारे में लॉजिक आ जाता है। कहां की बात हो रही है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की। और खेलों में भाग ले रहे हैं, यानी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाली एज है, तो खेलों में खूब भाग लेते हैं, मोटर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं 6 से 12 वर्ष या 7 से 11 पे आजे की माने तो, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के लिए लॉजिक। अब यहाँ पे ना तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लिखा है ना लेटर चाइल्डहुड लिखा है, तो फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां लेटर चाइल्डहुड ना लिखा हो तो आप मिडिल चाइल्डहुड को ही लेटर चाइल्डहुड मान सकते हैं। उसी को बीच में ये क्या करते हैं, यहीं से 6 से 8 मान लेंगे, 5 से 8 या 5 से 11 मान लेंगे, तो वही स्टेज हो जाती है ये कि मध्य बाल्यावस्था में, क्योंकि ये इसमें बच्चा खेलता तो है, प्ले एज तो है अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हो जाएगा, वो बेसिक खेल खेलता है अपने, क्योंकि अभी मोटर डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, उछलना कूदना दौड़ना भागना उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना मोटर डेवलपमेंट यहाँ होगा मिडिल चाइल्डहुड में या लेटर चाइल्डहुड में। और कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के लॉजिक आया तो ये तो 100% फिर यही होगा, अर्ली में हो ही नहीं सकता। एडोलेसेंस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता, अमूर्त चीजों को लेकर के क्षमता आ गई है। बेशक बाकी चीजें भी होती हैं, एथलेटिक एबिलिटी वहां भी रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती, लेकिन जनरली जब एथलेटिक एबिलिटी की या खेलने कूदने की बात करता है, इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की, तो ये टास्क लेटर चाइल्डहुड का है, जिसकी बात एरिक एरिक्सन भी करते हैं। बाकी ये सेम क्वेश्चन अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता तो एडोलेसेंस हो जाता, अगर यहाँ कॉन्क्रीट लॉजिक की जगह एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता तो अमूर्त लिखा होता। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में क्या अंतर है? कॉन्क्रीट वो चीजें जिनको टच एंड फील किया जा सकता है, जैसे ये पेन क्या है, कॉन्क्रीट है, मूर्त है, ठोस अनुभव है। मैं कहूं प्रेम के बारे में सोचो तो वो आपके दिमाग में है, अमूर्त है, जरूरी नहीं कि उसको आप दिखा पाओ, है ना। हनुमान जी नहीं हो अनटिल अनलेस, तब तक तो नहीं हो पाएगा, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, समझ गए ना, वैसे दिल चीर के नहीं दिखा सकते ना आप, वो कॉन्क्रीट हो जाएगा फिर, जैसे ही वो पिक्चर दिखा दे रहे हैं सीता और राम की, मतलब जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं स्टोरी में भी करते हैं। चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। टाइम देख के कहाँ पढ़ाई होती है, पेपर आने पे तो बस पढ़ाई होती है। चलिए देखिए, तो जिस समय हो जाए शुरू उस समय अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व मल्टीपल कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल, measures their angles and then formulate the general rule that the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree, the teacher is utilizing the dash method of teaching।
यानी जब एक प्राथमिक विद्यालय का गणित शिक्षक छात्रों को यानी गणित शिक्षक है प्राथमिक विद्यालय का 1st to 5th क्लास का, छात्रों को त्रिकोण के कई ठोस उदाहरणों का या मूर्त उदाहरणों का निरीक्षण करने के लिए कहता है, उनको उनके कोणों को मापने और फिर सामान्य नियम बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक एक शीट दे देता है पेपर की कि जहां पे वो राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर सके या एंगल समझ सके अलग अलग ट्राइंगल के, और फिर बाद में बताता है कि एक त्रिकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो शिक्षक शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है, ये मैथमेटिक्स की पेडागोजी में भी पूछ लिया जाता है। और बहुत ही क्या कहूं इसको, अब कोई और वर्ड समझ नहीं आ रहा तो कह सकते हैं किस्मत खराब हो आपकी, तो पूछ सकता है सीडीपी में भी। जनरली वैसे नहीं पूछता है ना, किस्मत से मेरा मतलब है प्रोबेबिलिटी की बात है यहाँ पे, कि संभावना हुई तो बहुत ही कम संभावना है जिसकी, है ना। इंडक्टिव डिडक्टिव अगर मेथड पूछने लग जाए तो मैथ्स पेडागोजी में तो सीटेट में पूछ लेता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया 54% लोगों ने, ये इंडक्टिव लॉजिक है, आगमनात्मक विधि है ये। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड है, सॉक्रेटिक मेथड कहते हैं इनको, नहीं सॉक्रेटिक मेथड तो डायलॉग है, क्वेश्चन आंसर एरिस्टोटल ने दिया था इनको, अरस्तु ने। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से आए थे, बाद में हम टीचिंग में मेथड में यूज कर लेते हैं इसको। एनालिटिक और सिंथेटिक नहीं है ये, रोट एल्गोरिथमिक नहीं है, देखिए क्योंकि रट नहीं रहे हो आप। डिडक्टिव तब होता जब पहले रूल बता दिया होता कि भाई इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो डेफिनेशन पहले बता दी होती, परिभाषा या नियम पहले बता दिया होता, बाद में उदाहरण दिए होते, तो ये हो जाता डिडक्टिव। क्योंकि आप डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल आते हो, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है ना, लेकिन यहाँ पे पहले एग्जाम्पल से समझने को कहा है, ऑब्जर्व करने को कहा है, और बाद में डेफिनेशन बताई है। जैसे संज्ञा की परिभाषा बाद में बताई, पहले बता दिया कि जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं लिखो, और फिर बताया किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन परिभाषा बाद में बताई, तो जब परिभाषा बाद में बताई है इसका मतलब इंडक्टिव है, एग्जाम्पल से नियम की ओर गए हो। अगर पहले परिभाषा या फॉर्मूला बता दे बाद में आपको उदाहरण दिए जाए तो वो डिडक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे डिडक्टिव नहीं है, पहले उदाहरण दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए, फिर आपको परिभाषा बताई गई है कि 180 डिग्री होता है इंटीरियर, रूल बाद में बताया गया, पहले उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा उदाहरण है कि भाई हरी पत्तियां देखी आपने, बहुत सारी पत्तियों को ऑब्जर्व किया, 5-10 पत्तियां दिखाई टीचर ने, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करने को कहा, और बहुत सारे प्लांट्स देखने को कहा आपको, आपने ऑब्जर्व किया अपने आसपास, फिर एक फॉर्म करने को कहा, एक जनरल रूल, एक सामान्य नियम बताओ। तो बच्चों ने सोचा यार सारे प्लांट्स में क्या समानता थी, तो बच्चों ने बताया हरे रंग की होती हैं पत्तियां, जो है सारे पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं, आमतौर पे हरे रंग की होती हैं, कोई सूख गई बात अलग है, वो एक अलग कहानी है। तो सूखी पत्तियां वो बताएंगे अलग कलर की होती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे पौधों की पत्तियों को देखा, ऑब्जर्व किया, एग्जाम्पल्स देखे बहुत सारे, उसके आधार पर एक नियम बनाया, एक पैटर्न फाइंड आउट करके। बच्चे यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे भी नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि इंडक्टिव मेथड का हम इस्तेमाल करें। डिडक्टिव मेथड थोड़े बड़े बच्चों पे ज्यादा लागू होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि समय बचाना हो तब मैथ्स में, ग्रामर में आप जनरली डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हो कि सीधा नियम बता दो, बाद में उदाहरण दो। ठीक है ना। तो ये आपने जब 4 बार हरी पत्तियां देखी, आपने कहा हरे रंग की होती है भाई, जो ये है। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड में सिंपल आपको बता दिया, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, कि ये जनरल रूल है कि भाई सभी एनिमल्स को, इवन मनुष्यों को भी खाना चाहिए जीने के लिए। फिर आपसे कहा गया कि इस एग्जांपल को कहीं भी लगा के देख लो, कहीं भी फिट बैठ जाएगा। तो बच्चे मान गए हाँ ठीक है, या फिर पहले नाउन की डेफिनेशन बता दी आपको, और फिर उसके उदाहरण दिए कि ये नाम है भाई आगरा, हिमांशी, दिल्ली, छोले भटूरे, ये सब संज्ञा हैं। पहले सिर्फ नाम लिखने को कह दिया और बाद में एग्जाम्पल बताया, वो बताया नियम, एग्जाम्पल टू रूल गए तो इंडक्टिव हो जाएगा। आगमनात्मक, निगमनात्मक होगा, पहले नियम बता दिया जाए, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, 3 से 6 वर्ष समझ रहे हो, 3 से 6 वर्ष तो कोई स्टेज नहीं है पियाजे की, 2 से 6 वर्ष है, या 2 से 7 वर्ष है, अगर आप टू बी प्रिसाइज कहो मुझे तो, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो। इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहोगे, क्या कहोगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहोगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको। और आम भाषा में जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसमें देखोगे तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, है ना, 2 से 6 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे में डेवलप होगा, या क्या सिखाना चाहिए इस उम्र में? तो बिल्कुल 73% लोग सही जवाब दे रहे हैं। देखो कंजर्वेशन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 में, यहाँ बात 3 से 6 की हो रही है। सीरिएशन आता है 7 से
11 में। CCS आपको सिंपल एक छोटी सी निमोनिक बताया हुआ है, आप इसको ट्रिक कह लीजिए, ठीक, कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, C फॉर कंजर्वेशन, और आपका क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों इसी में आते हैं 7 से 11 में। तो ये तो हट गया। लॉजिकल एप्लीकेशन, लॉजिक तो आएगा ही सबसे पहले कॉन्क्रीट में 7 से 11 में। एक ही ऑप्शन बचता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स के माध्यम से सीखने की क्षमता, सांकेतिक निरूपण, ये 3 से 6 वर्ष में आ जाएगा कि बच्चा जो है शक्तिमान या हैरी पॉटर की झाड़ू लगा करके और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको सिंबल की तरह मान रहा है, या भाषा के माध्यम से सीख रहा है, भाषा भी सिंबल ही है कि वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वगैरह भी जानता है। चलिए खैर, तो यही सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आज मुझे लग रहा है हमने ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, असर्शन क्या है, अभिकथन। अ प्राइमरी स्कूल टीचर who assigns seating arrangements by strictly separating boys and girls is inadvertently reinforcing gender as an essentialist dichotomous construct। बहुत अच्छा सवाल, हिंदी में पढ़ेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक जो लड़कों और लड़कियों को कड़ाई से अलग बैठाने की व्यवस्था करता है, वह अनजाने में लिंग को एक अनिवार्य द्विभाजित रचना के रूप में सुदृढ़ करता है। बहुत ही प्यारा सवाल, धीरे धीरे सवाल मुश्किल ही हुए हैं आज के सेशन में, यही है पैटर्न। देखो फटाफट, 43% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। देखो यहां पे ये कहा है इन्होंने कि एक प्राइमरी क्लास का टीचर है और जो बिना कुछ सोचे या कुछ कोई अलग कोई टास्क बेस्ड नहीं है कि किसी काम में स्पेशल नीड हो लड़के और लड़कियों की अलग होने की, बस ऐसे ही है वो अलग अलग बिठाता है कि लड़कियों की पंक्ति अलग है, सीटिंग जो अरेंजमेंट है लड़कों की अलग है। ये आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में भी अगर कोएड स्कूल रहा होगा तो हुआ होगा ऐसा, हमारे स्कूल में भी होता था। यहाँ दिल्ली जब मैं आई तो कोएड था स्कूल, है ना, तो हमारे यहाँ भी होता था, कॉलेज में नहीं होता था ऑफ कोर्स ऐसा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ऐसा है कि कई कॉलेजेस में भी होता है कि लड़के अलग बैठेंगे लड़कियां अलग बैठेंगी, अनजाने में कहीं ना कहीं ये टीचर जो ये काम कर रहा है वो जेंडर को सिर्फ फ्लूइड नहीं देख रहा, फ्लेक्सिबल नहीं देख रहा, एक सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं देख रहा, वो कहता है कि ये तो बिल्कुल डाइकोटोमस कंस्ट्रक्ट है, यानी लड़के और लड़कियां बस दो पहलुओं में बटा हुआ है और ये बायोलॉजिकल है और सेपरेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को भी। बात तो सही है। रीजन क्या है? जेंडर सेग्रीगेटेड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एनकरेज लर्नर्स टू व्यू जेंडर डिफरेंसेस एज नेचुरल बायोलॉजिकल डिविजन्स रादर देन सोशली मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरीज। यानी इससे क्या होगा कि जब आप इतना जेंडर डिफरेंसेस को ऐसे देखोगे कि ये तो नेचुरल हैं या बायोलॉजिकल हैं, जबकि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो जेंडर है, सेक्स है, वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। तो ये अलग अलग बिठाना जेंडर बायसनेस या कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंसेस को बायोलॉजिकल रूप में देख रहा है बजाय कि सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब कई जगह पे प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं, लड़कों को ऐसे बिठाया जाता है लड़के और लड़कियों को, फिर उन्हें बाद में लगता है जब आप कहोगे कि आपस में बात नहीं करनी है, फिर जिस दिन मौका मिलेगा वो बात नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आई मीन वो फिर नॉर्मल समझना बंद कर देते हैं एक दूसरे को। भाई अगर आपके बचपन से लड़के और लड़कियां दोस्त रहे हैं तो आपके लिए वो नॉर्मल बात है, लेकिन जब आप देखें कि ऑपोजिट जेंडर से बात करना, या तो घर में इतनी सख्ती थी कि ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करने दिया, अब 25-30 साल की उम्र में कहती है मम्मी भी कि बेटा कोई लड़का हो तो देख लो। तो ऐसी रील्स आती है ना, आपने देखा है कि पहले तो आपने बात नहीं करने दिया, अब कहां से लड़का होगा? जब लड़कों से बात करना अलाउड नहीं था तो कहां से लड़का दोस्त हो जाएगा, है ना। तो ये कुल मिला के वैसी बात है कि जो लड़के और लड़कियां जहां साथ में पढ़ रहे होते हैं, ट्यूशन में होता है तो नॉर्मल है, वो दोस्ती है। लेकिन जहां पे अलाउड ही नहीं है तो एक दिन उनको ये नहीं लगेगा सोशली कंस्ट्रक्टेड, उनको लगेगा बायोलॉजी का ही सारा डिफरेंस है, बस सारा डिफरेंस बायोलॉजी का ही है कि बाकी सब ही काम की चीजें, कुछ मतलब शादी करनी होती है सीधा, नहीं तो नॉर्मल इंसान नहीं समझना होता ऑपोजिट जेंडर को। फिर उसके दिमाग में ये आ जाएगा जो कि गलत है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब हमारे बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, अब उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजन है, हमारा समाज और बहुत सारी चीजें, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये दोनों ही बातें सही हैं, आर इसके बारे में सही से एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन, कोई कह रहा है जल्दी चल लो, चलो भाई ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्यों कह रहे हो आप लोग? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं नहीं, सही तो कह रहे हैं ये। फिर से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। असर्शन क्या है? अ प्राइमरी स्कूल टीचर who assigns seating arrangements by strictly separating boys and girls is inadvertently reinforcing gender as an essentialist dichotomous construct। यानी द्विभाजित रचना है, जबकि आज अगर आप देख रहे हैं तो हम जेंडर को फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। कोई पुरुष के शरीर में होते हुए भी लड़की की तरह आइडेंटिफाई कर सकता है, ये अभी हमारे लिए थोड़ा नया है, हमारे समाज के लिए, बट जेंडर एक फ्लेक्सिबल या फ्लूइड कॉन्सेप्ट है ना। तो ये यहाँ पे यही बात कही गई है कि आप डाइकोटोमस कह रहे हो कि बिल्कुल लड़के अलग लड़कियां अलग और ये सिर्फ बायोलॉजी से डिसाइड होगा। नहीं भाई, सोशल कंस्ट्रक्ट है,
ठीक, तो ये बात तो सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो टीचर कहीं ना कहीं यही मान रहा है कि एकदम डाइकोटोमस है, यानी लड़के और लड़कियां एकदम अलग कॉन्सेप्ट है और समाज के द्वारा निर्मित नहीं है, बायोलॉजी के द्वारा निर्मित है। यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ऐसा करने से ये लगेगा कि जेंडर डिफरेंसेस नेचुरल है, जबकि नेचुरल नहीं है, सोशल है। लड़कियां घर का काम करेंगी, ये नेचुरल कब से हो गया? क्योंकि समाज ने बना दिया। लड़के भी तो बराबर काम कर सकते हैं, वो झाड़ू थोड़ी पूछती है लड़की ने पकड़ी है कि लड़के ने, समझ रहे हो? तो ये बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है, बायोलॉजिकल होता सेक्स अगर लिखा होता तो। ये तो जेंडर तो समाज के द्वारा निर्मित संरचना है जिसका फायदा सब उठाते हैं। लड़के और लड़कियां या हस्बैंड और वाइफ बराबर कमा रहे हैं, फिर भी घर का काम वाइफ ही करते हुए नजर आएगी। हस्बैंड की जो भागीदारिता है वो शायद 25% भी नहीं होगी। जिन हस्बैंड्स की 25% भागीदारिता होगी उनको भी समाज ये कहेगा, अरे भाई ये तो जोरू का गुलाम है, देखो। और वो बीवी भी कहेगी कि मेरे हस्बैंड तो इतना हेल्प करते हैं घर में जिसकी हद नहीं है। जबकि दोनों बराबर कमाते हैं और ये आदमी 25% काम करता है, आधा भी नहीं करता जितना वाइफ करती है, 50% ही करता होगा, जबकि बराबर कर सकते हैं। या फिर इक्वल हेल्प हो सकती है। अब कई लोग इसमें नई नई बातें लेके आएंगे, इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये थोड़ा इवॉल्व टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। लेकिन ये किस लिए हो पा रहा है? क्योंकि समाज की प्रॉब्लम है। जिसको बेनिफिट मिल गया है तो वो भी सोच रहा है मैं क्यों घर के काम करूं, जब समाज कहता ही हुआ आ रहा है कि तुम्हें ही करने हैं घर के काम, तो है ना। और बच्चा तो तुम्हारा ही है, सिर्फ तुम ही पालो तो अच्छा है। ये सार्केज्म में कह रही हूँ, सच मत समझ लेना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? तो यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में एटलीस्ट परिवर्तन लाने की कोशिश करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। कि जब आप जीवन जी रहे होंगे तो ये जेंडर जो है सामाजिक संरचना ही होगा, आपके लिए बायोलॉजिकल नहीं बन जाएगा कि ये काम पे लिखा हुआ है ना। चलो खैर क्वेश्चन 14 करो फटाफट। कितने 11:15 बज गए। हाँ आज हमारा सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, 15 सवाल पे भी नहीं पहुंचे हम अभी 1 घंटे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है? आप कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखें या कम। लास्ट में एक पोल के द्वारा भी पूछूंगी आपसे कौन सा सही नहीं है सीखने के बारे में। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं के द्वारा यानी ग्रुप में सीखना बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन प्रोसेस, चेक करेंगे अभी। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 77% लोग। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, हाँ भाई ओल्ड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है नया ज्ञान, बिल्कुल सही बात है। नया चैप्टर पढ़ाने से पहले 4 सवाल पिछले चैप्टर के पूछे जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं, आपने उसमें भी की होगी अपने लेसन प्लानिंग में अगर टीचिंग ट्रेनिंग रेगुलर की है तो। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो सीखना है वो आपकी पुरानी स्कीम को रीऑर्गेनाइज करता है, रिवाइज करके पुनर्गठन ऑर्गेनाइज कर देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सीखना एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पाद है, ये कहना गलत है। लर्निंग एक प्रोसेस है, पहले भी बताया था, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट नहीं है, कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है गए और खरीद के ले आए। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे होती है, इसीलिए एक दिन क्लास लेके मैराथन देख के एक दिन पहले उससे नहीं बनेगी बात। रेगुलर पढ़ना होगा क्लासेस में, ग्रेजुअल है लर्निंग। जिसका जो लोग पास हो जाते हैं एक दिन मैराथन देख के या लास्ट के 10 दिन पढ़ के या 1 महीना पढ़ के, इसका मतलब थोड़ा उनकी समझने की क्षमता ठीक है, टीचर बहुत अच्छा मिल गया जिसने जल्दी से समझा दिया है ना। मेरे टाइप का कोई मतलब तारीफ मैं नहीं कर रही हूँ अपनी, आप ही करते हैं, मैं तो बस रिपीट कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आगे, सेकंड ऑप्शन था इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अ चाइल्ड हु फ्रीक्वेंटली रिवर्सेस लेटर्स बी एंड डी और वर्ड्स लाइक सॉ एंड वॉज ड्यूरिंग रीडिंग एग्जिबिट्स साइंस ऑफ डिसलेक्सिया। सिंपल, अगर रिवर्स कर रहा है बच्चा लेटर्स को, डिसलेक्सिया, 6 को 9 पढ़ रहा है, 100 को वॉज, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड, वॉट एवर। वेयर अ चाइल्ड हु डिमॉन्स्ट्रेट्स परसिस्टेंट इन अटेंटिवनेस, दूसरा बच्चा है जो इन अटेंटिव है, ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा, अटेंशन टिक के नहीं बैठा पा रहा। इंपल्सिविटी, उछलता कूदता रहता, शांति से बैठ नहीं पाता। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, अगेन बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा। तो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर शो कर रहा है बच्चा। तो पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है एडीएचडी। डिसकैलकुलिया नहीं, मैथ्स की प्रॉब्लम थोड़ी है, डिसलेक्सिया है बट डिसकैलकुलिया थोड़ी है, दूसरा एडीएचडी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, डिसलेक्सिया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बात एकदम सही है। ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार। डिस्प्रेक्सिया तो चलने फिरने से रिलेटेड मोटर स्किल की प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की है, और अटेंशन में कमी एडीएचडी है, और डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स की है।